नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव हो जाएगा ताकि आज का सेशन हम जल्दी से शुरू कर पाए। जैसा कि आप सबको पता है 10 बजे हमारी मैथ की क्लास हुई थी। अब हम बात करें तो पहले हम लेंगे ये हमारी जीएस की क्लास होगी, यानी जनरल साइंस की क्लास होगी। आपको पता है एक दिन जनरल साइंस और एक दिन जनरल नॉलेज की क्लास होती है। तो आज हमारी जीएस की क्लास होगी। पहले हम लेंगे एक मॉक टेस्ट जीएस का, जिसमें 15 क्वेश्चन हम इंक्लूड करेंगे। फिर हमारा टॉपिक रहेगा विटामिनों के रासायनिक नाम, वो भी अंत में पढ़ेंगे। तो क्लास के अंत तक बने रहेगा। क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। सभी को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माँ शारदे। चलिए दोस्तों, बिना देर के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी ने बहुत बहुत हमें प्यार दिया और सपोर्ट दिया। आज की मैथ की क्लास भी आपको बहुत ही शानदार लगी। काफ़ी सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर रेगुलर क्लास, बिल्कुल अब रेगुलर होगी मैथ की क्लास आपके लिए, टॉपिक वाइज होगी। जैसे चल रहा है, आज हमारा अनुपात समानुपात का पार्ट फर्स्ट रहा, कल आएगा सेकंड। इस तरह से हमारी रेगुलर क्लास होगी। 10 बजे मैथ और 11 बजे जीके जीएस की क्लास होगी। तो कभी भी मिस मत करना क्लास, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। तो आप अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाइव लेकर आया करो। काफ़ी सारे विद्यार्थी बहुत मेहनत कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं सभी ग्रुपों में, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, बिना देर की आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। पहले हम 15 क्वेश्चन करेंगे। तो आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। हालांकि कल हमारी कोई क्लास नहीं हुई थी, क्योंकि आप सबको पता है कल हमारा शेड्यूल पूरा बनाया गया था, लेकिन उस वक्त नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। वैसे मैंने पहले बता भी दिया था आपको। चलिए दोस्तों, बिना देर की आज का सेशन शुरू करते हैं। सभी को दोबारा से जय हिंद, राम राम। पहले क्वेश्चन की सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन क्या आपके स्क्रीन के सामने है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो आप सबको पता होगा, सूर्य के प्रकाश से विटामिन की बात करें तो कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। ये नोट कर लीजिएगा, आप सबको पता होगा। चलिए दोस्तों, आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत कौन सा है। तो प्रोटीन का आपको पता है वैसे दाल होती है, लेकिन दाल यहाँ नहीं दे रखा। ऑप्शन के आधार पे यहाँ करना पड़ेगा आपको। तो आपको पता है मछली में आपको पता है प्रोटीन की बड़ी मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ आपका जवाब क्या होगा, मछली होगा। ठीक है, दाल होता तो दाल करते। जैसे मान लो आपके ऑप्शन में एक मिलेगा जो भी, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण आपको पता है किस में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको पता है कोई गाड़ी होती है तो उसमें मतलब ड्राइवर होता है, उसके जो बगल में लगा होता है जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो ड्राइवर के बगल में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है, आप सबको पता होना चाहिए, उत्तल होता है। अब बात कर लेते हैं, यदि हम बात करें तो कार की हेडलाइट में आप सबको पता होना चाहिए कौन सा होता है, अवतल होता है। हमेशा ध्यान रखना, कार या वाहन की कोई भी हेडलाइट हो आपको पता है उसमें क्या होता है, अवतल होता है। सौर भट्टियों में भी अवतल अवतल होता है, ये आपको नोट कर लेना है। और जो आपको पता है दंत चिकित्सक होता है वो दांतों को बड़ा करके देखने में भी कौन सा दर्पण यूज में लेता है, अवतल दर्पण यूज में लेता है। जबकि उत्तल का यूज आपको ध्यान रखना है, ड्राइवर के जो बगल में शीशा लगा होता है वो कौन सा होता है, उत्तल होता है। ये था क्वेश्चन, सबके समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों, आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। वायु दाब समुद्र की सतह पर कितना होता है, यानी आपको बताना है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए 76 सेंटीमीटर ऑफ एच होता है। यानी एच का मतलब, एच किसका प्रतीक है, पारे का। तो पारे के जितने 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है उतना होता है। ठीक है, पारे का प्रतीक भी ध्यान रखिएगा। पारा सामान्य तापमान पर धातु होते हुए विद्रव अवस्था में पाया जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। आपको पता है पारा थर्मामीटर में पारा होता है, आप सबको पता होना चाहिए, बड़ा जो तापमापी होता है। चलिए दोस्तों, आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, आपको बताना है। इनमें से विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग आपको पता है जिनका वेग आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 3 × 8 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आपको पता है प्रकाश का वेग भी इतना होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रकाश किरण क्या है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण है या कहीं तरंग है। तो आपको पता है गामा भी है, गामा किरण है वो भी क्या है, विद्युत चुम्बकीय है। प्रकाश किरण भी है, एक्स किरण भी है। तो आपको पता होगा यदि हम विद्युत चुम्बकीय तरंग की बात करें तो रेडियो तरंगे होती है, या कहीं 10 से तरंगे होती है, या कहीं प्रकाश
तरंगे या कहीं गामा तरंगे, ये क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। जबकि आपको पता है जो कैथोड है वो आपको पता है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा राइट होगा, डी राइट होगा। ये एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का आपको पता है वेग कितना होता है, 3 गुना, निर्वात की बात करूँ 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होता है। आपको पता है प्रकाश का वेग भी इतना ही होता है, क्योंकि प्रकाश से आपको पता है क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये आप नोट कर लीजिए। तो सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है वो प्रकाश के वेग से गतिमान होती है। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिए। क्या है, वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं। तो आप सबको पता होगा वायुयान होते हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए समताप मंडल में उड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो नोट कर लीजिएगा। वायुयान होते हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। क्योंकि आप सबको पता है वहाँ थोड़ा सा आपको पता है मौसमी प्रक्रियाएं वहाँ नहीं होती है, तो इसी कारण जो समताप मंडल में क्या उड़ते हैं, वायुयान या कहीं एरोप्लेन उड़ते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती है, रोजाना क्लास की पीडीएफ। तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहाँ सर्च कर लेना, हमारे चैनल का नाम RG किशन एजुकेशन, आपको वहाँ मिल जाएगा। रेगुलर पीडीएफ आपको फ्री में वहाँ मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिए। क्या है, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यदि हम बात करें, आपको पता है मेथ थोड़ा मैं बता देता हूँ। मेथ का मतलब होता है कार्बन कितना, एक। मेथ का मतलब क्या होता है, कार्बन एक। कार्बन की संख्या कितनी होती है मेथ में, एक। एथ में कितनी होती है, एथ में होती है 2। मेथ में 1, एथ में 2। मेथ, एथ, प्रोप, आगे ब्यूट, आगे पेंट, इस तरह से चलता है। इसमें कार्बन कितना होता है, 3 होता है, इसमें 4 होता है, पेंट में 5 होता है। तो आपको पता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूटेन, यानी इस तरह से होता है मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो आपको पता है यहाँ का है एथेनॉल। नोल का मतलब, ओल का मतलब आपको पता है OH लगेगा। कौन सा क्रियात्मक समूह, OH। अब बात कर लेते हैं, आपको कहा एथेनॉल, एथे का मतलब 2 कार्बन होगा, C2H5OH वाला कौन सा है देख लो। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी राइट होगा। तो आप आराम से कर सकते हो, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। आपको पता है C2H5OH, जिसे एल्कोहल भी कहते हैं, आपको पता है। तो एथेनॉल का सूत्र क्या होगा, C2H5OH होगा। और ये किसका सूत्र है, CH3OH। ये किसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, यह मेथेनॉल का, किसका है, मेथेनॉल का सूत्र ये है, नोट कर लीजिएगा मेथेनॉल। क्योंकि मेथ का मतलब एक, और एक कार्बन है यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो मेथेनॉल का सूत्र होगा CH3OH, और एथेनॉल का सूत्र होगा C2H5OH। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे ये आपको पता है किसका सूत्र है, ये भी मैं बता देता हूँ, क्लोरोफॉर्म का। ये सूत्र किसका है, क्लोरोफॉर्म का। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। वैसे मैंने काफ़ी बार बता भी दिया, क्लोरोफॉर्म का सूत्र है ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और आपको बता ही दिया, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C2H5OH वाला होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो। रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक प्रक्रम चेंज हो, तो वही होता है रासायनिक प्रक्रम। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है बर्फ पिघलती है, तो क्या बर्फ आपको पता है पिघलती है तो वो पानी बनता है, पानी से वापस हम बर्फ बना सकते हैं। जिस प्रक्रिया को वापस हम बना सकते हैं वही चीज़ वो क्या होता है, भौतिक होता है। यानी जिसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है, रासायनिक अवस्था परिवर्तित नहीं हो, ये आपको ध्यान कर लेना। तो आपको पता है बर्फ पिघलेगी लेकिन वापस उसको बर्फ बनाया जा सकता है। आपको पता है काष्ठ टूटेगा लेकिन उसमें कोई रासायनिक प्रक्रम नहीं होगा, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। और आपको पता है कोयला जलेगा, तो आपको पता है कोयला जल के राख हो जाएगा, तो राख से क्या हम वापस कोयला बना सकते, नहीं बना सकते। तो ये क्या है, ये आपका रासायनिक प्रक्रिया। पानी का वाष्पीकरण, पानी आपको पता है वाष्पीकरण हो जाता है, उसको वापस ठंडा करके पानी बनाया जा सकता है, इसका मतलब ये भी क्या है, भौतिक प्रक्रम। आपको ध्यान करना है, जिस प्रक्रिया को वापस हम प्राप्त किया जा सकता है वो तो होता है भौतिक परिक्रम, और यदि उसको वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता वो होता है रासायनिक। जिसे कहता है दूध का दही में जमना, यानी दूध का दही बनना। आपको पता है ये रासायनिक प्रक्रम है। आपको पता है दही से वापस हम दूध प्राप्त नहीं कर सकते। आपको पता है जैसे और भी काफ़ी सारे उदाहरण बनते हैं। आपको पता होना चाहिए मोमबत्ती का जलना भौतिक प्रक्रम भी है और रासायनिक प्रक्रम भी है, क्योंकि उसमें आपको पता है जो मोम जल जाती है उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते, और कुछ मोम उसके नीचे मतलब
पिघल कर आ जाती है, वो भौतिक प्रक्रम हुआ। जैसे मान लो मक्खन में कढ़ाई का पिघलना, वो क्या है, वो आपको पता है भौतिक प्रक्रम है, क्योंकि आपको पता है मक्खन का पिघलना क्या है, भौतिक प्रक्रम है। ये जो भी प्रक्रम बनते हैं आपको नोट कर लेने। बालों का सफेद होना क्या है, रासायनिक प्रक्रम है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको यहाँ कहा था रासायनिक परिवर्तन है, तो कोयले का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 9 आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है, NaOH आपको पता है क्या है, ये एक क्षार है। क्या है, क्षार है। कौन सा क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये है एक अम्ल, क्या है, अम्ल है। आपको पता है अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ये क्या हुआ, जल हुआ। ये जल हुआ ना, आपको पता है लवण और बनेगा। लवण कौन सा बनेगा, लवण आपको पता है NaCl, जो साधारण नमक होता है ना वह बनेगा। क्या बनेगा, NaCl, क्योंकि आपको पता है Na यहाँ से आया और Cl यहाँ से, NaCl बनेगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, डी राइट होगा। अब आपको ध्यान रखना है NaCl किसका सूत्र है, नमक का सूत्र है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। ये है आपको पता है अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये जल है, जल का सूत्र क्या होता है, H2 होता है। और नमक का सूत्र लवण आपको पता है NaCl होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी बनते हैं आपको नोट कर लेना। सोडियम धातु का प्रतीक क्या होता है, Na होता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है एग्जाम में, ये आया हुआ क्वेश्चन है। जो भी मैं पेपर आपको करवा रहा हूँ रोजाना 15 क्वेश्चन, वो सारे प्रीवियस ईयर के पेपर ही करवा रहा हूँ। तो आप टेंशन मुक्त रहिएगा। आपके क्वेश्चन काफी सारे यहीं से उठेंगे और एग्जाम देने बैठोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो आप सबको पता है वातावरण में ऑक्सीजन 21% होता है। नाइट्रोजन कितना होता है आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन कितना होता है, सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइएगा। नाइट्रोजन 78% होता है। और 1% अदर गैस होती है। 1% क्या होती है, अदर गैस होती है। ये भी नोट कर लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, ये आपको कॉमेंट करके बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में कितनी मात्रा है या कई वातावरण में कितनी मात्रा है, ये आपको कमेंट करके आज जवाब देना है। काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 का सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, आप सबको पता होना चाहिए 8 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है। और प्रथम में आपको पता है 2 होती है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, 2 8 आगे चलता रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन क्या है आपका, लोहे के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं। तो आप सबको बताना चाहिए लोहे का सबसे शुद्ध रूप हम बात करें तो पिटवा लोहा होता है। कौन सा होता है, पिटवा लोहा होता है। आपको पता होना चाहिए ढलवा लोहा या कहीं कच्चा लोहा। ढलवा लोहे का दूसरा नाम क्या है, कच्चा लोहा। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। कच्चा लोहा होता है वो शुद्ध नहीं होता। आपको पता है कच्चा लोहा क्या नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है। आपको पता है ये अशुद्ध लोहा होता है। कच्चा लोहा या कहीं ढलवा लोहा होता है वो अशुद्ध लोहा होता है। आपको ध्यान रखना पिटवा लोहा। और इसका कई बार नाम आपको क्या मिल सकता है, ताइया लोहा भी मिल सकता है, ताइया लोहा। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। और आपको पता है इस्पात किस किस का मिश्र धातु है, ये भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है। Fe प्लस कार्बन। Fe का मतलब क्या हुआ, लोहा। Fe यानी फेस यानी क्या हुआ, लोहा, आयरन प्लस कार्बन। तो आपको ध्यान रखना है लोहे और कार्बन का जब बात करें मिश्र धातु क्या कहलाता है, इस्पात कहलाता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है। तो आपको कहा है शुद्ध लोहा कौन सा है, पिटवा लोहा है। और काफी बार एग्जाम में आ चुका है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है, हीरा होता है, जो कि चमकीला होता है। और हम बात करें तो सबसे कठोर पदार्थ भी है। तो ये जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप नोट कर लेना, काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाते। आपको दिया निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो पहले बात तो कर लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है। मैं आपके सामने लिख देता हूँ। वसा में घुलनशील विटामिन होता है KEDA। क्या होता है, कीड़ा। आप याद रख सकते हो, कीड़ा होता है ना, कीड़ा, वो वसा में घुलता है। तो आपको यदि KEDA इनमें से कोई मिले वो वसा में। और जल में घुलनशील की बात करें तो कौन सा, B और C। जल में घुलनशील कौन है, B और C। नोट कर लीजिएगा, B और C है वो जल में घुलनशील है। और KEDA ये किस में है, ये आपका है वसा में घुलनशील। तो यहाँ से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। आपको कहा है
वसा में घुलनशील है। वसा में मतलब आपको पता है कौन सा दिखाई दे रहा है, आपको पता है KEDA, तो आपको पता है कौन सा डी, यानी ये विटामिन डी होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्योंकि विटामिन डी है वो किस में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। और आपको पता है बी और सी वो किस में होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जबकि वसा में घुलनशील नहीं होते। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये वसा और जल वाला दोनों स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो नोट कर लीजिएगा। तो आपको कहा है वसा में घुलनशील कौन है, तो वो है डी, क्योंकि KEDA, देखो डी आ रहा है, आपको पता है डी ऑप्शन में दे रखा है, तो वसा में घुलनशील कौन सा होगा, डी होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके के सामने, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, 2020 की भर्ती हुई थी 19 जनवरी, वहाँ भी कई एग्जाम में आया हुआ था। चलिए क्या है, पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है, तो आप सबको पता है पैर और मुंह की बीमारी होती है पशु को। आपको पता है खुरपका, और हम मुंह पका कहते हैं इसको, मतलब बीमारी को क्या कहते हैं, खुरपका और मुंह पका कहते हैं, और कई जगह मुहाव भी कहते हैं, मुंह वाली बीमारी को मुहाव कहते हैं, और खुरपका यानी खुर जो पैरों में होते हैं वो बढ़ने के कारण, इस तरह से आप कह सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, पैरों और जो हम बात करें मुंह वाली बीमारी होती है वो किसको होती है, पशुओं को होती है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। सिरके की अम्लीय प्रकृति किस कारण होती है, तो आपको बताना है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप सबको पता होगा सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, चिंटी का डंक होता है ना, चिंटी का डंक काफी बार एग्जाम में आ चुका है, चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब दीजिएगा। तो उसमें होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है, फार्मिक अम्ल या कहे फॉर्मिक अम्ल। तो चिंटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आपके आया हुआ है। तो चिंटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। चलिए दोस्तों ये आपका मॉक टेस्ट पूरा हुआ। अब हम क्लास लेंगे जिसमें विटामिनों की रासायनिक नाम पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, तो क्लास के अंत तक बनी रहेगा। इस 15 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए वो भी कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए अब हमारा टॉपिक ले लेते हैं, क्या है, आपके विटामिनों के रासायनिक नाम। विटामिनों के रासायनिक नाम हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा विटामिनों के रासायनिक नाम आपके स्क्रीन के सामने। चलिए थोड़ा मैं सही ले लेता हूँ आपके सामने। तो एक ट्रिक मैंने आपके स्क्रीन के सामने लिखी है, क्या है, रक्त एक टॉफी है। रक्त एक क्या है, टॉफी है। अब आपको पता है इस ट्रिक के माध्यम से हम जो भी विटामिन है उसके रासायनिक नाम सीखेंगे। चलिए मैं ले लेता हूँ नीचे से, रक्त एक क्या है, टॉफी है। अब आपको पता है रे का मतलब क्या हुआ, रेटिनोल, और थे का मतलब थाइमीन, एक यानी एसबोर्बिक एसिड, आगे ले लेता हूँ, एक टॉफी है। एक कै का मतलब क्या हुआ, यह हो गया कैलिफेरोल, ठीक है। और एक टॉफी है, टॉफी का मतलब क्या हुआ, टोकोफेरोल। और आगे बात कर लेते हैं टॉफी, इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है, ये थोड़ा मैंने गलत लिख लिया, ठीक है, ये राम थोड़ा टाइप हो गया, कोई मिस्टेक होगी, ठीक है, फिलोक्विनोल। ये इस तरह से आप ट्रिक मैंने आपको बताई, थोड़ा पूरा ऊपर लेके मैं बता देता हूँ दोबारा से। चलिए आपको बता ही देता हूँ पूरा, ठीक है। रक्त एक टॉफी है। तो पहले बात कर लेते हैं विटामिन ए, मैंने क्रमवार लिखे विटामिन A B C। तो आपको पता है रक्त, रक्त का मतलब, रे का मतलब क्या हुआ, रेटिनोल। रक्त है, देखो थे मैंने यहाँ लिखा, आगे लिखा एक, ए लिख दिया, क्या आगे आएगा, ठीक है। तो आपको पता है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, क्या होता है, रेटिनोल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमीन होता है। विटामिन बी के प्रकार भी है, वो भी हम पढ़ेंगे, तो टेंशन मतलब B1 B2 वो भी पढ़ेंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा, वो भी मैंने आगे टॉपिक इंक्लूड कर रखा है। अब बात कर लेते हैं विटामिन सी का नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल कह दो या एसिड कह दो, विटामिन सी का नाम होता है। आगे बढ़े थोड़ा सा, रक्त एक टॉफी है। अब क्या आएगा, एक टॉफी है, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ एक, क्योंकि रक्त एक टॉफी, टॉफी, ठीक है, ये फी लिख दिया मैंने, टॉफी है, ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख रखी थी ऊपर ट्रिक, तो उसके माध्यम से आप याद रख सकते हो, रक्त एक टॉफी, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ थोड़ा कैंसिल कर लेना, ये टाइप क्या पता कैसे हो गया, थोड़ा टाइप गलत कर रखा है, ठीक है। आपको पता है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, केलिस। हम बात करें तो क्या होता है, केलिसफेरोल होता है। क्या होता है, केलिसफेरोल होता है। और अब बात करें विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, आपको पता है टेकोफेरोल या कहीं टोकोफेरोल होता है। टेकोफेरोल भी कई जगह लिखा हुआ मिलेगा। विटामिन के का नाम आपको पता है क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। आपको पता है विटामिन के कारण रक्त का थकान जमता है। अब बात कर लेते हैं, ये तो ये आपके विटामिन A B C D E K, इनके आपको याद रख सकते हो, रक्त एक टॉफी, इस तरह से आप ट्रिक याद रख के रख लेना नाम, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं विटामिन बी के प्रकार। विटामिन बी के प्रकार आपको पता है कौन कौन से आपके सामने लिखे हुए हैं मैंने, B1 है, B2 है, आगे थोड़ा सा इसकी ट्रिक आपको है, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। पहले तो विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, B6, B7 और B11 और B12, इस तरह से थोड़ा मैं नाम बता देता हूँ। आपकी ट्रिक तो ऊपर लिख रखी है मैंने, अब दोबारा मैं ट्रिक की बात नहीं करूँगा, थोड़ा आपको पता है। थोड़ा थो का मतलब हुआ थाइमीन, रा का मतलब हो गया राइबोफ्लेविन, ठीक है, इस तरह से जो ट्रिक मैंने बना रखी है वो ट्रिक आप नोट कर लेना, फिर ये नाम लिख के आप बढ़िया तरीके से पढ़ना, आपके याद हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B1 होता है, उसका नाम होता है थाइमीन। आपको सीधा कहना विटामिन बी का रासायनिक नाम, तब भी आपको थाइमीन ही करना है, ठीक है। विटामिन B2 का नाम होता है, क्या होता है, राइबोफ्लोविन होता है। क्या होता है, राइबोफ्लोविन होता है, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। आपको पता है, देखो यहाँ से मैंने ट्रिक बना रखी है, ये नोट कर लेना, मैं बार बार ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बात करें B3 का रासायनिक नाम आपका क्या होता है, निकोटिनेमाइड, या कई जगह नियोसिन भी लिखा आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B5 का नाम क्या होता है, आपको B5 दिख रहा है 5, इसका मतलब क्या होगा, पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B6, B7 ये सारे मैंने आपके सामने इंक्लूड कर रखे, चलिए मैं बता देता हूँ। B6 का क्या होता है, पायरोडोक्सिन होता है, और B7 का क्या होता है, बायोटीन होता है, और B11 का क्या होता है, आपको पता है फोलिक अम्ल होता है, और B12 का क्या होता है, साइनोकाबालामीन होता है, ठीक है, इस तरह से आप विटामिन। अब बात कर लेते हैं आपके इंपॉर्टेंट कौन से है, ये ऊपर वाले है ना, बी के प्रकार आप याद नहीं रख सकते हो, आर्मी में ज़्यादातर यहाँ से नहीं आता है, फिर भी आप थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, नोट कर लेना कॉपी में, एक दो बार पढ़ना, ट्रिक भी पढ़ना, ट्रिक आपके सामने। तो इस तरह से आप याद करोगे तो सारे विटामिन आपके लगभग याद हो जाएंगे। इनके संबंधित रोग है वो कल आप चर्चा करोगे हमारे साथ। चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास, कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करके जाइए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कल ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाइव आकर इस सेशन का फ़ायदा उठा पाए। जिन्होंने 10 बजे वाली मैथ की क्लास नहीं देखी है, क्लास पूरी होने के बाद मैथ की क्लास भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैथ का भी आपका पता है 15 क्वेश्चन आते हैं आर्मी GD ट्रेडमैन में, तो वो क्वेश्चन भी आपको इंक्लूड करना जरूरी है, वो भी आपको पढ़ना जरूरी है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई है। जो भाई चैनल पे नया वो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी लाइव क्लास होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा यदि आप बेल आइकन ऑन कर लोगे। और सभी को दोबारा से जय हिंद, राम राम। सभी क्लास को लाइक करके जाना है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।